पढ़ाई और बहाना दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। यदि आप अभी भी तैयारी कर रहे हो लेकिन फिर भी असफलता आपके हाथ में लग रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है, आपकी नाकामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है बहाना। बहानाबाजी छोड़िए। आज के दौर में जो कोई बहाना बनाता है वो समझ लीजिए सफलता की हर एक सीढ़ी को पीछे की तरफ चल रहा है, आगे नहीं पीछे चल रहा है। तो यदि आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको बहाना छोड़ना होगा कि मेरे पास ये काम है, मैं आज यहां पे गया था, मैं ये किया था। और आपको तो दरोगा बनना है। अगर आप दरोगा बनेंगे और बहाना करेंगे तो वो अंदर का जुनून, वो अंदर की आग लगेगी कैसे आपके हृदय में। और जो परीक्षा का टाइम है वो दिन पे दिन नजदीक आ जा रहा है। इसी वजह से मैंने 45 डेज का टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है और कल आपको डे 1 मिला हुआ था और आज डे 2 है। तो इसमें इस टारगेट सीरीज में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसको इंतजार करने वाले बहुत सारे हजारों स्टूडेंट थे और एक दिन में ही लगभग 7,000 लोगों ने उसको देख करके कमेंट किया है कि भैया ये टारगेट सीरीज का हमें बहुत इंतजार था, हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। आपने एक एक चीज करके डिफाइन किया और अगर मैं 7 से 8 घंटा भी इसको पढ़ ले रहा हूं तो मेरा हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है। तो यदि आप अभी भी बहाना कर रहे हो, अगर आप डे 1 को अच्छे से कंप्लीट नहीं किए हो तो अभी भी आपके पास समय है। डे 1 से जुड़ करके डे 2 कर लो। अब तक अगर नहीं पढ़े हो तो अभी भी पढ़ लो। ये बात गांठ बांध लो। अगर 45 दिन तुमने कर लिया तो फिर कोई तुम्हें एसआई बनने से नहीं रोक सकता। और रही बात यूपी पुलिस की, तो यदि आप यूपी पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अगर आप यूपी एसआई की तैयारी कर लेंगे ना तो यूपी पुलिस तो हवा में उड़ा देंगे, हवा में उड़ा देंगे। लिटरली मैं सच बोल रहा हूं। जितना यूपी एसआई में मैंने ब्रॉडली करवा रखा है ना, अगर यूपी पुलिस में बैठ जाओगे ना भाई, तुम कसम से गर्दा मचा दोगे। इसलिए मन से लग के तैयारी करो और अभी कमेंट करो, वीडियो को इतने पे रोको और नीचे कमेंट करो, चाहे आप बहन हो या भाई हो, कमेंट करो अभी कि कल का डे 1 टारगेट कंप्लीटेड और नॉट। एक दिन ये वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट वाले में जरूर लिखना है कि मेरा डे 1 कंप्लीट हो गया, डे 2 पे है, डे 2 कंप्लीट हो गया, डे 3 पे है। डेली आपका पर्पज है। जितने भी लोग देखेंगे नहीं कंप्लीट है लिखोगे नहीं कंप्लीट है। कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, जैसे कि आपको मैं दे रहा हूं कैलकुलेशन, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, मूल विधि, हिंदी, इन सब चीजों को लिखोगे कि भैया मेरा कैलकुलेशन कंप्लीटेड, मैथ कंप्लीटेड, हिंदी नॉट कंप्लीटेड, जीएस नॉट कंप्लीटेड, जो कुछ भी है कंप्लीटेड एंड नॉन कंप्लीटेड नीचे कमेंट भरा होना चाहिए। मुझे अब केवल यही दिखना चाहिए कि कंप्लीटेड एंड नॉन कंप्लीटेड। इससे क्या होगा, एक तो जो लोग साथ में जुड़े हुए होंगे, जो कंप्लीट कर रहे होंगे, लिखेंगे कि कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। और आप हो कि नॉट कंप्लीटेड लिखोगे या फिर बहाने कर रहे हो, तो साफ दिखेगा कि भाई मेरे साथ वाले बंदे तो तैयारी कर रहे हैं, वो डेली कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक तो आप दूसरे को भी मोटिवेट करोगे और अंदर से खुद भी मोटिवेट होगे कि देखो ये लोग नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, मैं कंप्लीट किया हूं और डेली मैं कंप्लीट करूंगा और डेली इस चीज को लिखूंगा। तो भाई अभी भी मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं, अभी भी समय है, लग जाओ, लग जाओ भाई, फिर मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं कैसे कलेजा फाड़ के कह दूं, नहीं मिलेगा मौका। 5 साल बाद है। यूपीएसआई की भर्ती पंचवर्षीय योजना है, इतना याद रख लो। ये भर्ती अब नहीं आने वाली। अब जब सरकार बदलेगी, किसी और की सरकार आएगी, तभी जा करके फिर भर्ती आने वाली। इसके अलावा अब भर्ती नहीं आएगी। अब 5 साल के इधर तो इंतजार करना बंद ही कर दो एकदम। मैं क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूं भाई। 2021 में भर्ती आई थी, 2026 हो गया होते होते। और फिर 2026 से 5 जोड़ लो, 6 5 11 31, 2031 में भर्ती आएगी। क्या आपकी एज रह जाएगी? क्या आप तैयारी करने लायक रह जाओगे? क्या आपके घर की जिम्मेदारियां आपको तैयारी करने के लिए वो प्रोत्साहित करेंगी? या फिर आप ग्रुप डी की भर्ती में होना चाहते हो या फिर चपरासी की भर्ती में होना चाहते हो? यू आर फ्री टू डिसाइड। नीचे कमेंट मत करना कि भैया गुस्सा हो रहा हो। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं कि अभी भी लग जाओ, समय है ना। तो चलिए, मैं बहुत ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। तो आज के टारगेट सीरीज में आपको क्या क्या मिला है मैं सीधे वीडियो में दिखा देता हूँ और उसको नोट डाउन कर लेना। कॉपी में डायरी निकालना, डायरी में नोट डाउन करना और बुक आपके पास मैथ की जो भी बुक होगी उस बुक से कंप्लीट करो। प्रीवियस ईयर, मेरा हिसाब से अगर प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर से कंप्लीट करो। अगर कहीं से आपका दूसरे तरीके से कोई मॉक टेस्ट से जुगाड़ बन पाता है, मॉक टेस्ट से लगा लो 80 क्वेश्चन। जैसे करना है वैसे करो, बस करो। और रही बात, मेरे नीचे कमेंट पूछ रहे हैं कि कितने कितने घंटा पढ़ना चाहिए, तो भाई देखो, मैंने जितना भी सब्जेक्ट दिया है प्रॉपर आप मैथ को 2.5 घंटा दो, 2.5 से 3 घंटा मैथ को दो एकदम। इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। 3 घंटा मैथ को दे दिए, 1.5 घंटा आप हिंदी को दो एकदम, 1.5 घंटा हिंदी को दो, है ना। तो
और फिर 1 घंटा आप दो पॉलिटी को और आधा घंटा दो मूल विधि को। ये 3 और 3 6 घंटे हो गए। एक सेट लगाओ 40 क्वेश्चन के, वो है रीजनिंग के, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से जाकर के लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक से या किसी से भी, या फिर आप सॉल्व भी कर दो। रीजनिंग के क्वेश्चन को करने में समय ही कितने लगता है, आधा घंटा उसको दो, 6.5 घंटे हुए। फिर जो मैं पर्यायवाची या फिर अनेकार्थी या जो कुछ भी लेखक के नाम दे रहा हूं, आधे घंटे में उसको नोट डाउन करो या रीडिंग कर लो, है ना, 7 घंटे हुए। और 1 घंटा आप रिवीजन पे दो कि जो छूट गया, जो करना है वो, जैसे कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन कर लिए, बाकी इसमें मैनेज करके 7 से 8 घंटे, 8 घंटे का तो आपको टाइमिंग बना ही होना चाहिए। 8 घंटे आप तैयारी इस तरह करो, एकदम बेहतर कर लोगे। और यदि आप 80 क्वेश्चन 3 घंटे में नहीं कर पा रहे हो, 3 घंटे से पहले कर ले रहे हो, 2 घंटे में कर ले रहे हो, और वैसे भी तो करना ही पड़ेगा। 1 घंटे में 40 क्वेश्चन को तो मतलब 40 से 1 घंटे में कह रहा हूं मैं, 40 क्वेश्चन आपको लगभग 40 मिनट में करना होगा, तो 80 क्वेश्चन लगभग आपको 80 मिनट में करना चाहिए। लेकिन अगर आप 190 मिनट भी लगाते हो 80 क्वेश्चन में, या 100 मिनट भी लगाते हो, तभी आपको 3 घंटे नहीं लगेंगे, आपको 1.5 घंटे लगेंगे। मैं कह रहा हूं 2 घंटे ले लो, 2 घंटे में तो 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना। फिर भी तो आपके पास मैथ से 1 घंटा बच जाएगा, तो वो लगा देना दूसरे सब्जेक्ट में। तो इस प्रकार से आप टाइम टेबल मैनेज करके पढ़ सकते हो और बहानेबाजी छोड़ो, ठीक है ना। तो चलो मैं दिखा देता हूं कि आपको क्या क्या टारगेट मिला हुआ है। और वीडियो के लास्ट में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड हिंदी का और फिर इसका पॉलिटी का, फिर मूल विधि का भी 1-2 दिन में उसको कंक्लूड करूंगा। लेकिन अभी आज पॉलिटी और हिंदी, ये 2 चीज़ों का उसमें आपको कंक्लूड किया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और हर वीडियो को देख करके लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्टेड यू सब्सक्राइब कर लो। साथ में रहेंगे दोनों भाई और मिल के तबाही करेंगे। और याद रखना, हम लोग को मिलना है ट्रेनिंग में, ये दिमाग में रख लो, ट्रेनिंग में जरूर मिलना है। ये दिमाग में रखना है कि भाई से मैं ट्रेनिंग में मिलूंगा, मैं भी आपसे आशा रख रहा हूं कि मैं भी आपसे ट्रेनिंग में मिलूंगा। तो चलो अब मैं बिना बात के दिखा देता हूं, और वीडियो को स्किप ना किया करो, 1.5 पे कर देख लिया करो, आपके लिए बोलता हूं। लेकिन हाँ, क्या मिला हुआ है वो ध्यान देख लो। यूपीएससी टारगेट सीरीज का आज डे 2 है, 45 दिन का टारगेट सीरीज है। मन लगा के पढ़ाई करो और आज ही इसको नोट डाउन कर लो। क्या क्या करना है, कैलकुलेशन आपको 10 मल्टीप्लाई करना है, 10 सब्सट्रैक्शन करना है, और फार्मूला को रिवाइज कर लेना। फार्मूला की वीडियो मैंने बता दी है, साहिल सर की वीडियो से रिवाइज कर लो। स्क्वायर और क्यूब लिख लो। स्क्वायर कितने तक लिखना है, स्क्वायर लिखना है 50 तक, क्यूब कितने तक लिखना है 30 तक लिखना है, राइट डाउन करना है। और मैथ में आपको नंबर सिस्टम करना है। नंबर सिस्टम के 80 क्वेश्चन करने हैं आज, ये सेकंड पार्ट है। कल भी 80 क्वेश्चन दिया था मैं, आज भी 80 क्वेश्चन करने हैं, है ना। 80 क्वेश्चन कर लेना। आपके पास किसी भी प्रकार की बुक होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीवाईक्यू है तो पीवाई से करो, पीवाईक्यू करोगे तो एक बार पीवाईक्यू को करना नहीं होगा, एक ही बार में खत्म हो जाएगा, है ना। हिंदी की वर्णमाला को एंड कर लेना है, आज खत्म कर लेना है। कल आधा किए थे, आज आधा खत्म कर लेना है। वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा भाई, अब बुक से पढ़ा करो। आई थिंक मोड जिसको वीडियो देख के करना है वो 90 डेज वाले टारगेट को फॉलो करे। उसमें हर एक कोर्स की पूरी वीडियो मैंने चलाई है कि इतने इतने दिन में वीडियो को 4-4 5-5 दिन ले लेकर गया हूँ, आराम से कंप्लीट कर लोगे। इसमें नहीं हो पाएगा, है ना। तो वर्णमाला को एंड कर लेना। और 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप जा करके कर लेना, TWA के ऐप पे जा करके वहाँ से कर लेना, या फिर आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक से भी आप कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में आपको कैलेंडर करना है, कैलेंडर को एंड कर लेना। 40 क्वेश्चन इसमें करने हैं, ध्यान से कर लेना। कैलेंडर आज खत्म कर लो, 40 इसके क्वेश्चन लगा लोगे आराम से, 30 मिनट में 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत हार्ड नहीं है, 30 मिनट से कम ही में हो जाएंगे। जैसे कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको पता भी चल रहा होगा कि रीजनिंग में सबसे कम टाइम लग रहा है। पॉलिटी में आपको संविधान सभा करना है, संविधान सभा की थ्योरी कर लेनी है, अच्छे से थ्योरी कर लेना। और इसके 40 प्रश्न भी पीवाईक्यू करने। पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगा, मैंने आपको भेज दी है PDF, टेलीग्राम चैनल पर जा करके सर्च कर लेना, वहाँ पे खोजना, थोड़ा सा ढूंढना, मिल जाएगी उस आपको। मूल विधि की BNS की डे 2 है, 5 दिन का मैंने समय दिया है BNS के लिए। तो आज दूसरा दिन है, BNS को पढ़ लो अच्छे से। क्यों दो इसमें 5 दिन दिया हूँ, वैसे तो BNS को 2-3 दिन में ही हो जाएगा, नहीं लर्न भी करना है ना, इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए मैंने टाइम दिया है। हिंदी में आपको अनेकार्थी करनी है, अनेकार्थी को आज खत्म कर लेना। अनेकार्थी खत्म कर लेना पूरा, कल आधा था आज आधा, पूरा खत्म कर लेना। और RWA में मैथ के 30 क्वेश्चन सर करा रहे हैं प्रैक्टिस, तो 80 क्वेश्चन तो ये हो गए, 80 क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए और 30 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, मतलब 110 क्वेश्चन। डेली 110 क्वेश्चन लगाओगे मैथ की नानी याद कर देंगे हम लोग, इतना ज़्यादा हो जाएगा प्रैक्टिस में। हाँ, तो मैंने वो जो आपको बताया उस वीडियो में, अभी वीडियो में जो बता रहा था कि तो 1 घंटे का ये प्रैक्टिस सेट कर लेना, उसमें मैनेज हो जाएगा 8 घंटे, है ना। और हिंदी तो आप खाना बनाते रहो, खाना खा रहे हो या फिर पढ़ रहे हो या फिर घूम रहे हो,
या कुछ भी कर रहे हो, आप हिंदी की प्रैक्टिस सेट को देख लेना और बाकी सब सोने से पहले रिवीजन कर लेना। और 9:30 बजे मैं जब लाइव आऊँ तो मुझे बता दिया करो कि भैया मेरा टारगेट कितना कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो के नीचे कमेंट करना करे होना चाहिए। और ये सारी चीज़ की PDF मैं नहीं भेजने वाला, आप इसको इतना अच्छे तरीके से मैं लिख के आपको दे रहा हूँ। आप चाहे तो वीडियो को रोक के लिख सकते हो, आप इसका क्यों फोटो मांग रहे हो आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे, मतलब इतना लापरवाही कैसे। अगर इतना इसको लिखने में इतना लापरवाही है तो आप 80 क्वेश्चन कैसे लगाओगे, आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे, और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के कैसे करोगे। इतने लेजी होने पे जो इसको आदमी नहीं लिख सकता वो कैसे 80 क्वेश्चन लगाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कैसे टारगेट कर रहे थे, फिर कैसे आप तैयारी करोगे। मेरे भाई, मैं आपका भाई हूं, इसलिए मैं ये सब बहुत बातें बोल रहा हूं। करो, करने से होगा। और अब लेकर चलता हूं कि इससे रिलेटेड, जैसे वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन एंड देन पॉलिटी के संविधान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता हूं। तो जैसा कि आज के टॉपिक में हमको मिला हुआ है संविधान सभा के बारे में, तो हम पूरा संविधान का भारत का संवैधानिक विकास और संविधान के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और डायरेक्टली हम आंसर ही करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे इसमें। तो आप लोग फास्टली इसको 1.5x पे भी करके देख सकते हो, ठीक है, भगाना नहीं है, 1.5x पे करके देख लेना, ठीक है। तो भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था। तो भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार पेश किया गया था डॉक्टर एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने क्या किया था कि एम.एन. रॉय ने सन 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे तथा सर्वप्रथम 1995 में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने राजस्व विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की थी। और 1938 में नेहरू जी ने भी पहली बार वयस्क मताधिकार के बारे में मांग की थी। और संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, जो 24 मार्च 1946 को 3 सदस्य सहित भारत आया था, ठीक है ना। तो इतना ही अभी तो है, बहुत बड़ा है, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी और 1900 जानती हो कि 1950 ईस्वी में पूर्ण रूप से लागू हो चुका था ये, ठीक बात है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसमें से देखिए, एक है मोनार्की, दूसरा है वेस्टमिंस्टर मॉडल, तीसरा है कैबिनेट सरकार, चौथा है उत्तरदायी शासन। तो भाई उत्तरदायी शासन तो होना ही चाहिए, है ना, इसमें नहीं का ऑप्शन दिया है। और कैबिनेट मंत्रालय तो होना ही चाहिए। और वेस्टमिंस्टर मॉडल होता ही है, तो राजशाही शासन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे आप पढ़ लीजिएगा। इसमें किस वर्ष में भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत की संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। भारत में संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो भारत में संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। इसमें कुल 8 न्यायाधीश का प्रावधान था, लेकिन उस समय 3 ही न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। कितने न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, केवल 3 ही न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना लिया गया। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां मतलब सारी शक्तियां जो है, लगभग विशेष शक्तियां जो है वो केंद्र के पास होनी चाहिए। ये ऑप्शन लिया गया कहां से, कनाडा से। ये कहां से लिया गया है, कनाडा से। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां कहां से लिया गया है, कनाडा से। और क्या क्या कहां से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना एवं समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता, विधि का शासन, ये लिया गया है ब्रिटेन से। और सबसे बड़ी बात कि क्वेश्चन को देखा करो, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई के 2021 में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार ध्यान से देखो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप से जाना जाता है। इनमें से कौन सा नियम है जिसको अधिनियम है जिनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में माना जाता है। 1919 है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1992 है, या भारतीय परिषद अधिनियम 1961 है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो पहला ऑप्शन है ए। 2018 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत 1919 में भारत शासन अधिनियम अधिनियमित किया गया था। वर्ष 1921 में चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1921 में। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना था। यह था, तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था, 1919 में। लेकिन लागू कब किया गया, इसको लागू किया गया 1921 में, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है। ऑप्शन नंबर ए, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। ऑप्शन बी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तीसरा है नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, या समता बनाम आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो, किस मामले में एक समतावादी सबसे बड़ी बात समतावादी है,
सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में बनाया गया था। तो यहीं से समझ लो समतावादी जो है वो समता यानी एनजीओ से काम करता था, समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आंसर आप याद भी कर सकते हो, है ना। बाकी ये पढ़ लेना कि समता जो एनजीओ थी वो बनाम उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश राज्य के मामलों में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकेगा। यह काम केवल और केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात आप याद रख लेना, किसी को भी नहीं दिया जा सकता। ये कब लागू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? 1997 में। ये बात हमेशा याद। किसके किसके समतावादी सरकार की क्या बात हुई थी? समतावादी सामाजिक व्यवस्था किस समय बात हुई थी, किसके किसके वर्सेज में? तो समता वर्सेज आंध्र प्रदेश राज्य, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप से जाना जाता है? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधायिका के साथ साथ लोक कार्यपालिका में भी भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया था, है ना। ये बातें बाकी आप इसको मैं रोक के वीडियो को देख लिया करो। मैं चाह रहा हूं कि आपका फास्ट तरीके से पूरा पीवाईक्यू का रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ निम्नलिखित में से किस, ये तो पहले ही बता दिया था कि शक्तिशाली केंद्र वाला संघ किससे होना चाहिए। तो ऑप्शन सी, देखो 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया, ये 2 बार क्वेश्चन कनाडा से ये पूछा था, पहले भी एक बार पूछा था, ये देखो सेकंड बार में पूछ दिया। इसी प्रकार देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो रिपीट कर रहे हैं। संविधान के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। इन्होंने किसने कहा था कि, तो ये कहे थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने। किसने कहा था? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने क्या कहा था कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से देखा था, ठीक बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कितना आसान क्वेश्चन का आंसर है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, मैं दिखाने वाला नहीं हूं, ठीक है। चलिए 11 क्वेश्चन नंबर का, भारत में अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए? भारत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए थे बताइए? 1909, 1935, 1919 या 1947? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो भारत में जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर इनके पद भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत सृजित किया गया था। और संविधान में जो अनुच्छेद 93 है, मतलब 93वां अनुच्छेद है, उसके अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष का प्रावधान है ना। और इसमें यथाशीघ्र 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी लोकसभा। जो ही लोकसभा बनती है उसमें से एक को तो चुनेगी आपका अध्यक्ष और एक दूसरा उपाध्यक्ष, ठीक है। तो अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्याग पत्र और पद से हटाए जाने का भी प्रावधान। 93 में क्या है कि चुनेगी और 94 में क्या है कि इनका त्याग पत्र दिलवा देगी, है ना, त्याग पत्र, ठीक बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था बताइए? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से महिलाएं कितनी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि जो 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों का हस्ताक्षर हुआ था उसमें कितनी महिलाएं थी? तो उसमें टोटल कितनी महिलाएं थी? उसमें टोटल 15 महिलाएं थी, है ना। 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें 15 महिलाएं थी और सबने मिलकर हस्ताक्षर किए थे संविधान पे। भारत का स्वरूप संविधान किसके द्वारा लिखा? तो मूल रूप का संविधान है किसके द्वारा लिखा गया? तो ये सभी लोग जानते हैं, रायजादा जी के द्वारा लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की वजह से, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन तक ही करेंगे, उसके बाद हिंदी पे चले जाएंगे। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित में से किन घटनाओं और उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। संविधान सभा से रिलेटेड, देखो संविधान सभा का और भी क्वेश्चन है बट ये कल किया जाएगा बाकी क्वेश्चन, आज इतना ही रहने दो, है ना। और अब हिंदी के ऊपर चलते हैं। बाकी जो डे 3 होगा, डे 3 में भी संविधान सभा है, पॉलिटी के क्वेश्चन, तो संविधान सभा कल जब कंप्लीट किया जाएगा तो उस समय ये बाकी क्वेश्चन भी कर लिया जाएगा। तो हमें बताइए कि कौन सा ये कालक्रम के अनुसार सही है। तो सब कालक्रम के अनुसार पूरा ये सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है, ए बी सी और डी क्या है। सबसे पहले उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, सबसे पहले उद्देश्य संकल्प हुआ, उसके बाद राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, उसके बाद संविधान सभा पारित हुआ और स्वीकृत हुआ, और फिर उसके बाद राष्ट्रीय जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए बी सी डी। ये सब कालक्रम है, ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है और ये नंबर 4 पे है, ठीक है ना। ये बाकी याद रख लेना, ठीक बात है ना। आई बात समझ में, चलिए ठीक है, ओके। अब चलते हैं हिंदी पे। तो हिंदी में हमारा चल रहा है वर्णमाला, और वर्णमाला में देखो इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा व्यंजन जो है वो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। झ है या ये है या ए है या सी है, कौन सा है जो संयुक्त व्यंजन का है। तो आप देख लो संयुक्त व्यंजन किन किन से मिलके, दो व्यंजनों से मिलके जो बनता है वो संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन इसमें से कौन दिख रहा है, क और स, छ है। छ जो है वो 2 या 2 से अधिक संयुक्त व्यंजन है, इसे कहा जाता है। छ किससे मिलके बना है, क एंड स से, ठीक बात है। चलिए ये भी बात याद रख लो कि जो इसमें से छ होता है या फिर आपका त्र होता है, अरे क्ष होता है या त्र होता है या ज्ञ होता है या स्र होता है, ये सारे इन सब वर्डों से मिलके बने होते हैं। तो इसलिए हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 मानी गई है। कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनमें से किनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। ओष्ठ से बोले जाने वाले कौन से हैं, तो ओष्ठ से कौन सा बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है प, 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 प। बोलिए एक बार जोर से बोलिए, प, प बोलिए एक बार, प बोलिए मुंह से बोलिए, प। देखो ओठ टच हो रहा है इसलिए कहा जा रहा है। ग होता है ग, 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 गधा, ग, ग, ग होता है कंठ से, त, 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 त। देखो जीभ पे, दांत पे, नीचे से ऊपर दांत पे मार रही है, ठीक है ना। तो और ये होता है दंत। च होता है तालव्य, च, च, च। जीभ देखो दांत के ऊपरी वाली जो हिस्सा होती है तालू वाले हिस्से पे, उस पर अटैक कर रही है, इसलिए इसको तालव्य कहा जाता है, ठीक बात है। चलो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण, ठीक है ना। और इनको 2 भागों में बांटा गया, एक स्वर और एक व्यंजन। और हिंदू वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं और स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 39 होती है, और जो 2 होते हैं इसमें अयोग वाह होते हैं। अब छ के बारे में बताइए, देखो छ एक जगह पूछा था कि संयुक्त इनमें से कौन सा है, और देखो यहीं पे फिर क्वेश्चन 2021 वाले में फिर से पूछ दिया कि किससे मिलके बना है। कितना गजब का बात है, क और श से मिलके बना है। ऐसा भी नहीं कि एकदम हार्ड ही आता है, आप बाकी तो कर लिए। 4 बता भी दिए हैं कि यही 4 होते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना। तो इनको याद रख लेना है, भूलना नहीं है कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, क्ष, श, 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 श। बोलिए छ, छ, छ। कहाँ से बोल रहे हो, तालव्य से। जाके जीभ ऊपर टच मार रही है, तालव्य से। तालव्य से कहाँ से, तालव्य से, ठीक बात है ना। और छ जो है अघोष और महाप्राण है। छ क्या है, अघोष महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बाकी आप पढ़ लेना। तालव्य से ई और च वर्ग और य और स बोले जाते हैं। दंत से बोले जाते हैं त वर्ग और ल और स बोले जाते हैं। ओष्ठ से बोले जाते हैं उ और पूरे प वर्ग बोले जाते हैं। वर्ग से बोले जाते हैं न, र, ल, है ना। ये बात याद रखना। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, ट। कौन सा है, ट, ठीक है ना। ट क्या है, ये भी पढ़ लो। प जो होता है ओष्ठ से बोला जाता है, ड होते हैं मूर्धन्य से बोला जाता है, ट मूर्धन्य से, च बोले जाते हैं तालव्य से। लेकिन इसमें से क्या पूछा हुआ था, इसमें से पूछा हुआ था कि मूर्धन्य अल्प प्राण, तो मूर्धन्य के साथ साथ अल्प प्राण भी होना चाहिए, जो कि इसमें कौन सा था, ऑप्शन नंबर सी ट था। स ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। स ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, तो स ध्वनि होती है श, 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 तालव्य से होती है। और बाकी आप इन सबको देख लो, इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, इसमें से कौन सा है, तो इसमें से ए जो होता है वो कहाँ से होता है, कंठ और तालु दोनों को मिला करके होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, इनमें से कौन सा दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि कौन सी है, त बोली तुरंत जीभ जा करके दांत पे लगती है, तो इसका आंसर कौन सा है, त, ठीक है। नेक्स्ट है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है, ट में किस प्रकार के व्यंजन है, तो ट में मूर्धन्य प्रकार के व्यंजन है। किस प्रकार के व्यंजन है, मूर्धन्य प्रकार के व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है।
कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो बोलिए एक बार मुंह से, न। देखिए न कहाँ जा रहा है? न त थ द ध न, त न, त म, है ना, ट ठ ड ढ ण, ट कहाँ जा रहा है? दांत नहीं, द लग जा रहा है, त थ द ध, ये सब लग रहे हैं, है ना। तो ये इनसे आप साफ साफ बता सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर ट है, ट ये नहीं है। ये कौन सा है? ये दंत की दृष्टि से नहीं है। ट ये मूर्धा से बढ़ा जाता है। ठीक है, ठीक है ना। न जो होता है अनुनासिक होता है। यार अलावा किस वर्ग, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? अंत्यस्थ व्यंजन के। यार अलावा किससे है? अंत्यस्थ व्यंजन के। ठीक है, दंत वत्स महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसमें से जो ध है, ये ध है, यही क्या है? दंत वत्स महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गलतियां होंगी। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तालव्य कौन सा व्यंजन है? तो तालु से, तालव्य तालु से कौन से बोले जाते हैं? तालु से च, छ, ज, झ, ये तालु से बोले जाते हैं। कतमुदो सुने हो ना? क, त, मु, द, ओ। तो इसमें से जो भी होता है क, च, ये च, तो च वर्ग है, वो तालु से बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ। दंत वर्ष अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? तो है, साफ साफ दिख रहा है। तो कौन सा है इसमें? तो जो है वो अल्प प्राण है, अल्प प्राण के साथ भी अघोष वर्ण का उदाहरण है। ठीक है ना। और तो बोला जाता है तो दांत टच करता ही है ना। तो दंत वर्ष। चलिए आज की जर्नी यहीं तक है। और कैसी लगी आपको वीडियो? जो हमने वीडियो में बताई है उन बातों को ध्यान से अपने जीवन में अगर लाइफ में अमल करते हो तो बहुत सक्सेस हो जाओगे। और इस वीडियो का जो लाइक है 500, मैं आज भी लाइक कर रहा हूँ कि 500 टारगेट है इसका लाइक करने का। देखते हैं आप लोग कल की तरह लाइक करते हो कि फिर मोटिवेशन आपका डाउन हो गया और फिर टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि नहीं, आप लोग मेहनत कर रहे हो। और क्योंकि इससे कुछ बनने वाला तो नहीं है, बट हाँ ये ऐसा होता है कि आप लोग नीचे कंटिन्यूटी बनाए हुए। और दूसरी बात कि आपको अभी भी कोई लोग नहीं जिनको पता है, उनके यहाँ ये शेयर कर दो। बहुत कंपलसरी है शेयर करना, शेयर करोगे तभी काम बनेगा, तो शेयर कर दो इसको। और तीसरी बात एक और है कि भाई जितना भी आप पढ़ते हो उसको रिवीजन जरूर कर देना। नहीं रिवीजन करोगे कुछ भी नहीं होता है। साफ ही है कि रिवीजन, विजन को दोबारा लेकर जाओ। रिवीजन मतलब विजन, अपने नज़र को दोबारा ले जाओ, रिवीजन है। ठीक है ना। तो चलिए आप तब तक के लिए थैंक यू, और मन से पढ़िए। और बाकी कल मिलते हैं नए टारगेट के साथ। जय हिंद।